बाद डिजिटल पेमेंट का जो दौर शुरू हुआ वो सबने देखा। ऐसे में आरबीआई 2022 में जब ई रूपी लेकर आई, तब लोग यूपीआई से इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके थे कि उन्हें ई रूपी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं दिखी। लेकिन पिछले कई सालों से हमें साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे कई वाकये सुनने को मिले। वहीं इसके अलावा जीएसटी को लेकर कई सारी टैक्स चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही थी। तो ऐसे में क्या ई रूपी को इन सब प्रॉब्लम्स के एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है? आखिर क्यों कई एक्सपर्ट्स इसको लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और कैसे सरकार इसके वाइडर यूज को प्रमोट करेगी? क्या है ये ई रूपी का पूरा मामला? चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ई रूपी जो है वो होता क्या है, ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और कैसे ये भारत में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और सरकारों की अकाउंटेबिलिटी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आपको बता दूं कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ई रूपी एक तरह का डिजिटल वॉलेट है जिसे आरबीआई ने बनाया है, और इस वॉलेट में आपने डिजिटल रुपया रखा है और आप इसमें अपना रुपया रख भी सकते हैं डिजिटली तौर पर, जिसके जरिए आप सीधे सीधे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने नॉर्मल पर्स में पैसे रखते हैं, वहां से सीधे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके कई सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका एक अलग से हिस्ट्री में रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि ये ई रूपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा जा रहा है, सब एक तरह से एक चेन की तरह कड़ी बाय कड़ी जुड़ा हुआ होता है। यानी हर ट्रांजैक्शन का एक फुल प्रूफ रिकॉर्ड होता है। तो सरकार कैसे इससे सरकारी सिस्टम में होने वाले भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रोक सकती है, उसकी बात करें तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। अगर सरकार सारे जीएसटी पेमेंट को सिर्फ ई रूपी से ही मैंडेटरी कर दे, तो पिछले 5 सालों में जीएसटी में फर्जी बिलों और टैक्स चोरी से सरकार को लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब ऐसे में अगर सारे जीएसटी पेमेंट सिर्फ ई रूपी से हुए होते या होने लगे, तो हर ट्रांजैक्शन का ब्लॉकचेन के जरिए रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें ये साफ साफ पता चल जाएगा कि माल कहां से आया, कहां चला गया, कहां पहुंचा, कितना टैक्स दिया, सब आपको लिंक होता हुआ दिखेगा। ऐसे में फर्जीवाड़ा या फिर टैक्स चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वहीं इसके अलावा ई रूपी की जो है वो एक और बड़ी खासियत लेकर अपने साथ आता है, इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी अगर सरकार ने किसी को गैस सब्सिडी का पैसा दिया हुआ है, तो अगर सरकार चाहे तो वो पैसा सिर्फ गैस खरीदने में ही इस्तेमाल हो पाएगा, यानी सरकार टारगेटेड मदद पहुंचा पाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई मजदूर दिल्ली से अपने परिवार को झारखंड के किसी गांव में पैसा भेजता है या भेजना चाह रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके घर से बैंक 20 किलोमीटर दूर है और एटीएम तो भूल ही जाइए। ऐसे में अगर वो मजदूर ई रूपी वॉलेट में पैसे भेज दे तो उसका परिवार तुरंत मोबाइल से पैसे इस्तेमाल कर सकता है और सरकार की सब्सिडी या मदद का पैसा सीधे ई रूपी वॉलेट में डाला जा सकता है। और तो और भारत की एक बड़ी आबादी विदेश में जाकर पैसा कमाती है और रेमिटेंस भेजती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है, लेकिन आज भी कई देशों से पैसा भेजना महंगा और टाइम लेने वाला है। लेकिन ई रूपी वॉलेट से विदेश से पैसा फास्ट और इजीली आ जाएगा। इसके अलावा ये डॉलर की हेज मनी को भी आने वाले टाइम में चैलेंज कर सकता है। अगर कल दुनिया में डॉलर की जगह कोई नए डिजिटल करेंसी जैसे स्टेबल कॉइन आए, तो ई रूपी क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, तो वो उसके साथ आसानी से जुड़ पाएगा। यानी डी डॉलराइजेशन में भी इसका एक अहम रोल हो सकता है। पर कई लोगों को इसको लेकर प्राइवेसी जैसी कुछ बड़ी चिंताएं जरूर सता रही होंगी, क्योंकि ई रूपी ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट है, ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है, तो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा। यानी आपका सारा एक्सपेंडिचर कहाँ है, कितना है, और सरकार के पास दर्ज हो जाएगा। उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार अपने पास रख सकती है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब सारा पैसा अकाउंटेंट मनी या फिर व्हाइट मनी होगा। लेकिन एक चीज और है, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब सारा पैसा अकाउंटेंट मनी या फिर व्हाइट मनी में होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कोई प्रॉब्लम आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ई रूपी से सरकार टैक्स चोरी ही नहीं बल्कि गरीबों तक मदद सीधे पहुंचा सकती है, विदेश से रेमिटेंस को आसान बना सकती है। शायद आने वाले टाइम में इंडियन क्रिप्टो बन जाए। तो ई रूपी को लेकर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। मार्च 2025 तक सरकार ने 1016 करोड़ रुपए की ई रूपी सर्कुलेट कर दी है।
पर अभी भी ये फिजिकली करेंसी के मुकाबले काफी कम है। तो सरकार, बैंक्स और बाकी स्टेक होल्डर्स को इस पर गहराई से सोचना चाहिए, कुछ बड़ा प्लान करना चाहिए। ये तो हमने आपको बता दिया कि ई रूपी के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, आगे जाके कितने बेनिफिट ये दे सकता है, और क्या ये वाकई में डी डॉलराइजेशन का दौर है और ये भारत के लिए एक उभरता हुआ डिजिटल करेंसी के रूप में आएगा या नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वास्तविक में पॉसिबल है यूज करना, सर्कुलेट करना या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।